मूवी की शुरुआत में हमें एक गॉडेस की मूर्ति दिखाई जाती है जो कि अनाज और दौलत का सिंबल है और लोगों द्वारा माना जाता है कि ये अपनी दौलत को पैदा करती है और लोगों में बांट देती है। इस मूवी में ऐसा माना जाता है कि जब ये दुनिया बनी नहीं थी तब इसने बहुत से बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से इसके पहले बेटे का नाम हस्तर था, जिससे कि गॉडेस बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन हस्तर अपनी माँ की सारी दौलत और अनाज हड़पना चाहता था और वो सारी दौलत अपनी माँ से छीन लेता है। लेकिन जब वो अनाज की तरफ जाता है तो उसके भाई बहन उस पर अटैक कर देते हैं और अनाज को बचा लेते हैं। इसके बाद उसके भाई बहन उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी हस्तर की माँ उसे बचा लेती है और उसे अपने अंदर छुपा लेती है। पर अब ये सब करने की उसे सजा ये मिलती है कि कोई भी कभी भी उसकी पूजा नहीं कर पाएगा। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और इस जगह पर यानी कि तुम्बाड़ के रहने वाले लोग यहाँ पर हस्तर का टेम्पल बना देते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, जिसकी पूजा करने के लिए मना किया गया था। और इस चीज से इनके बाकी देवी देवता बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और इस गांव को श्राप दे देते हैं। इसके बाद यहाँ बहुत जोरों से बारिश होने लगती है जो कि फिर कभी नहीं रुकी। इसके बाद बहुत से साल बीत जाते हैं और हमें इस गांव तुम्बाड़ में एक औरत दिखाई जाती है जो कि गांव के एक बाड़े में आती है, क्योंकि यहाँ एक ही पंडित था जो कि जिंदा था, जिसका नाम सरकार था, जिसका कि ये बाड़ा है, इसलिए इसे सरकार का बाड़ा कहा जाता है। यहाँ पर आकर वो औरत सरकार से गोल्ड का कॉइन मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये कॉइन ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस औरत के दोनों बेटों पर, जिनमें से एक बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सुधाशिव राव था। दोनों बेटे यहाँ पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनकी माँ हर रोज सरकार के यहाँ जाया करती थी और आज उनकी माँ को आने में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ पर दोनों भाई ये बात कर रहे थे कि दादी को खाना कौन देगा। एक्चुअल में इनके घर में एक बूढ़ी औरत है जिसे कि ये लोग दादी कहते हैं। इसके बाद दोनों भाई दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और तभी इनकी माँ भी वहाँ आ जाती है। उस औरत का बेटा उससे पूछता है कि क्या उसे गोल्ड कॉइन मिला। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि ये आदमी जिसका नाम सरकार है उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद इसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। अब ये औरत यहाँ अपने बच्चों से कहती है कि वो इस गांव से चले जाएंगे, वो यहाँ से दूसरे शहर जाने की बात करती है। इसके बाद हम दोनों भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक सुधाशिव राव यानी कि छोटा भाई एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और अचानक से उसका पैर फिसलने से उसे काफी गहरी चोट लगती है। जिसके बाद विनायक राव ये बात अपनी माँ को बताने जाता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे जल्दी से गाँव के वैद्य के पास लेकर जाती है। विनायक अपनी माँ से पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो वो क्या करे। वो विनायक से कहती है कि उन्हें खाना दे देना और अगर इससे ज्यादा वो तंग करें तो उन्हें कहना कि दादी सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। इसके बाद सेम ऐसा ही होता है। दादी विनायक से कहती है कि क्या उसे खजाना चाहिए, जो सुनकर विनायक लालच के मारे दादी के पास आ जाता है। दादी कहती है कि खजाना सरकार के बाड़े में है और इससे पहले कि विनायक कुछ बोलता दादी उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि आज वो उसे खा जाएगी। इसी दौरान विनायक वो नाम जिससे कि दादी को शांत किया जा सकता है याद करने की बहुत कोशिश करता है। दादी उसे खींचकर एक कमरे में ले जाती है जहां वो उसकी गर्दन काटने ही वाली थी, लेकिन तभी विनायक को वो नाम याद आ जाता है और वो कहता है कि दादी सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। जो सुनकर दादी एकदम से ही वहीं पर सो जाती है। तभी वहां पर विनायक की माँ भी आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ से कुछ नहीं बताती क्योंकि उसके भाई की मौत हो चुकी थी। इसके बाद विनायक को लेकर उसकी माँ इस गाँव से किश्ती में बैठकर निकल जाती है। विनायक यहाँ फिर से अपनी माँ से गोल्ड के कॉइन्स के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि शायद वो दादी को और ज्यादा भूखा रखेंगे तो वो उन्हें खजाने के बारे में बता देंगी। इस पर उसकी माँ उसे एक गोल्ड का कॉइन पकड़ाकर उसे अपनी कसम देती है और कहती है कि आज के बाद वो इस तुम्बाड़ गांव में कभी नहीं आएगा। इसके बाद पूरे 15 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें से एक आदमी निकलता है और ये कोई और नहीं बल्कि विनायक होता है, जो कि दोबारा से इस गांव में खजाने की तलाश में आया होता है। जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि दादी अभी भी जिंदा है और उसके पेट में से एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ निकलकर उगा हुआ है। विनायक फिर से अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर उसे खजाना मिल गया तो वो उसे आपस में आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन दादी उसे कहती है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अब और जीना भी नहीं चाहती। फिर विनायक अपनी दादी से कहता है कि अगर उन्होंने उसे खजाने के बारे में बता दिया तो वो उन्हें यहाँ से आजाद कर दे। दादी बताती है कि वो बहुत साल पहले कुएं में उतरने में बहुत माहिर हुआ करती थी और अब यहाँ से विनायक को इस बात का पता चल गया था कि खजाना कुएं में है। जिसके बाद विनायक कुएं में उतरने की प्रैक्टिस भी कर लेता है, पर अभी भी उसे ये नहीं पता था कि कुएं से खजाना बाहर कैसे लेकर आना है, जो जानने के लिए वो दोबारा दादी के पास आता है और फिर दादी उसे सारा राज बता देती है। जिसके बाद विनायक दादी समेत सारे घर को आग लगा देता है, क्योंकि उसने अपने दादी से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी दादी को आजाद कर देगा। इसके बाद विनायक एक गोल्ड का कॉइन लेकर अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। विनायक घर के अंदर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद उनके दिन बदल जाएंगे और वो बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। जिसके बाद वो अगले दिन अपनी हालत को सुधार कर एक पंडित के पास आता है जिससे कि उसने कर्जा लिया हुआ था। विनायक उसे वो गोल्ड का कॉइन दिखाता है और पंडित से उसका दाम पूछता है, जिसके साथ ही वो अपना कर्ज चुका देता है। अब ऐसे विनायक तुम्बाड़ गाँव जाता और वहाँ से गोल्ड कॉइन लाकर शहर में बेच देता था और ऐसे वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई थी। ये सब देखकर उस पंडित के मन में लालच आ जाता है और वो विनायक के पास आकर कहता है कि वो उसे अपने काम में पार्टनर बना ले, लेकिन विनायक उसे साफ मना कर देता है। अब क्योंकि पंडित के मन में बहुत ज्यादा लालच था, वो तुम्बाड़ गांव जाकर गोल्ड कॉइन्स लाना चाहता था, इसलिए वो औरत को पैसे देकर उसे विनायक के साथ रहने को बोलता है ताकि उसे पता चल सके कि विनायक तुम्बाड़ गांव कब जाने वाला है। लेकिन वो औरत ज्यादा पैसों के लालच में विनायक को सब कुछ बता देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ गाँव में, जहाँ पंडित आया होता है। अब विनायक को तो पता था कि पंडित उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और वो पंडित को दिखाता है कि वो कैसे कैसे क्या काम करता है। जिसके बाद वो कुएं से बहुत से गोल्ड कॉइन्स लेकर बाहर निकलता है। जिसके बाद पंडित भी ठीक ऐसा ही करता है। वो कुएं के अंदर
जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि कुएं की दीवारें रेड कलर की हैं और साफ सुनाई दे रहा था कि कोई सांस ले रहा है। जब पंडित नीचे पहुंचता है तो उसे अपने सामने एक छोटा सा बॉक्स दिखता है जिसमें कि एक छोटी सी आटे की गुड़िया थी, जिसे जब वो हाथ में उठाता है तो हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है और वो उस आटे की गुड़िया के साथ ही उस पंडित को भी खा जाता है। जिसके बाद वहाँ विनायक आ जाता है। विनायक देखता है कि पंडित का भी वही हाल था जो कि उसकी दादी का था, लेकिन क्योंकि पंडित ने विनायक की मदद की थी इसलिए विनायक उसे वहाँ से आजाद कर देता है। क्योंकि इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए हस्तर के श्राप के अनुसार अगर हस्तर किसी को काट ले तो वह इंसान हमेशा जिंदा तो रहेगा लेकिन उसकी बॉडी गल जाएगी, बिल्कुल पंडित और विनायक की दादी की तरह। अब कहानी शिफ्ट होती है और कुछ साल बीत जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि विनायक का एक बेटा है जिसके के पाँव में थोड़ी सी खराबी थी। विनायक हर रोज अपने बेटे को कुएं में चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करवाता था और विनायक का बेटा रोज इस बात को नोट करता था कि उसने कितने समय में कौन सा काम पूरा किया है। नहीं, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने तुम्बाड़ गाँव को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया होता है और इस बात से विनायक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब वो तुम्बाड़ गाँव जाकर गोल्ड कॉइन कैसे लाया करेगा, क्योंकि अब उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और यही कारण था कि वो अपने बेटे को प्रैक्टिस करवा रहा था। इसके बाद विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव आता है। यहाँ आकर विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया भी बनानी सिखाता है। विनायक कहता है कि आटे में थोड़े से पत्थर भी डाल देना क्योंकि हस्तर फिर उसे खाने में थोड़ा वक्त लेगा और उन्हें चोरी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन विनायक का बेटा अपने पास एक आटे की गुड़िया छुपा लेता है और हस्तर आटे की गुड़िया खाने आ जाता है। विनायक और उसका बेटा जल्दी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर विनायक अपने बेटे को ऐसा करने के लिए डांटने लगता है, लेकिन उसके बेटे ने बाहर आने से पहले एक गोल्ड का कॉइन हस्तर से ले लिया था। इसके बाद विनायक का बेटा उससे कहता है कि क्या हो अगर हम हस्तर को खाने के लिए कितनी सारी आटे की गुड़िया दें, जिससे कि वो खाने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स ला पाएंगे। इसके बाद विनायक और उसका बेटा कितना सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव जाते हैं और कुएं के बाहर बैठकर कितनी सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं। इसके बाद वो टंग के आसपास आटे का एक घेरा बना देते हैं जिससे कि वो हस्तर इनके पास नहीं आ पाएगा। नीचे जाकर जब वो कितनी सारी आटे की गुड़िया निकालते हैं, जितनी ज्यादा गुड़िया थी उतने ही हस्तर वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें छू नहीं पाते क्योंकि हस्तर ने सारी दौलत लेने के बाद जब अनाज लेना चाहा तो उसके भाइयों ने उस पर अटैक कर दिया था। इसलिए उस पर एक श्राप था कि वो अनाज को अपने हाथों से नहीं ले सकता। पर यहाँ पर तो खुद इंसान अपने हाथों से उसे अनाज दे रहे थे तो वो उसे क्यों ना लेता। अब घेरे के अंदर विनायक और उसका बेटा इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब गुड़िया खत्म हो और उसके साथ ही हस्तर भी खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर अभी भी इनके पास एक बड़ी गुड़िया बची हुई थी जिससे कि विनायक छोटी छोटी आटे की गुड़िया बना लेता है और खुद के शरीर पर बांध लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी एक का सैक्रिफाइस होना जरूरी है। अब जैसे ही हस्तर विनायक के पीछे जाते हैं तो उस घेरे से टकरा कर खत्म हो जाते हैं और अब यहाँ पर सभी हस्तर खत्म हो जाते हैं और विनायक का बेटा कुएं से बाहर आ जाता है। कुएं से बाहर आने पर वो देखता है कि उसके पिता की भी वही हालत हो गई है जो कि उस पंडित की और दादी की हुई थी। यहाँ पर विनायक अपने बेटे को गोल्ड कॉइन्स का बैग देता है, पर विनायक के बेटे को उसकी कही हुई बात याद आती है कि वो हस्तर के वरदान से अमर तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो कितने दुख और दर्द में हो। और यही सोचकर वो अपने पिता को वहीं जला देता है। वेल एट द एंड इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। डू लाइक, शेयर एंड लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो. Also make sure to subscribe our channel for more such amazing videos. See you soon.